प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है पेडिग्री एनालिसिस। टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जब आप समझेंगे, जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। जैसे कि नाम इसमें है पेडिग्री एनालिसिस। हम ह्यूमन बीइंग में जनरेशन की स्टडी करते हैं। इस समय पता लगता है कौन सी ट्रेट जेनेटिक है एंड विच ट्रेट इज नॉन जेनेटिक। पेडिग्री एनालिसिस बड़ा इंपॉर्टेंट है इनहेरिटेंस की स्टडी में, ह्यूमन बीइंग में। कैसे? हमें पता है देयर आर मेनी ट्रेट्स इन द ह्यूमन बीइंग विच आर हेरिटेबल एंड सम ट्रेट्स आर नॉन हेरिटेबल। These are somatic trait and heritable are genetic trait। दो तरह के ट्रेट हैं, एक सोमेटिक और एक जेनेटिक। अब यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि मैन इज नॉट ए सुटेबल मटेरियल फॉर जेनेटिक एक्सपेरिमेंट। हम आदमी पे कोई भी जेनेटिक रिसर्च नहीं कर सकते, क्योंकि जेनेटिक्स में क्या होता है, मेनली हमें जनरेशन की स्टडी करनी होती है। और आदमी का लाइफ टाइम बहुत लंबा है, लगभग 70-80 साल एक आदमी की एज होती है, अगर हम हेल्दी आदमी के बारे में बात करें। और इसमें वो उसका जो फर्टाइल पीरियड है वो 20 ईयर के बाद शुरू होता है। मेनली जो 20 साल का हो जाता है उसके बाद उसके फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि 1 बर्थ एट ए टाइम, एक बार में एक ही बच्चा पैदा होता है। इसलिए हम रेशो में स्टडी नहीं कर सकते। जैसे मेंडल ने 9331 की रेशो बना दी, आदमी रेशो संभव नहीं है। हर बार केवल एक ही बच्चा पैदा होगा और उसमें हम क्या स्टडी करेंगे, वो एक ही ट्रेट आएगी। दूसरी बात, आदमी में जो डिजायर्ड क्रॉस इज नॉट पॉसिबल। फिर ड्यू टू लॉन्गर टाइम we cannot study many generation। हम अपने जीवन काल में अगर स्टडी करें तो आदमी की मुश्किल से 3-4 जनरेशन की स्टडी हम नहीं कर पाएंगे। जबकि फ्रूट फ्लाई में हमने एक साल में ही कई जनरेशन की स्टडी हो जाती है, क्योंकि उसका ड्यूरेशन छोटा है, 2 वीक के आसपास है। तो उसमें तो हम एक साल में 8-10 जनरेशन इजीली कर लेते हैं। लेकिन इस केस में ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इन सब चीजों को देखते हुए, और मैन इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ द रेस। हम चाहते हैं कि आदमी की जनरेशन ठीक रहे, अगली पीढ़ी अच्छी बने। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम पेडिग्री एनालिसिस करते हैं। पेडिग्री एनालिसिस क्या है? इसमें हम स्टडी बाई जनरेशन, हम पूछ के स्टडी कर लेते हैं। हम पूछ लेते हैं किसी से कि भाई आपने इसके डैडी देखे हैं, वो कैसे थे। हमने नहीं देखे, लेकिन किसी बड़े आदमी ने देखे होंगे, वो बता देगा इसके डैडी ऐसे थे। और हम उसकी इस तरह से हम 3-4 जनरेशन पूछ के स्टडी कर लेते हैं। तो इस तरह जनरेशन की स्टडी करना, पूछ के स्टडी करना और फिर उनका क्रॉस बनाना, उनके चार्ट डेवलप करना, कौन कौन सी ट्रेट किसी एक पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की जनरेशन में थी, हम उनको देखते हैं
और उन ट्रेट को हम क्रम से लगा लेते हैं, तो ये होता है पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस के लिए कुछ सिंबल बने हैं। जैसे ये रेक्टेंगल वाला सिंबल मेल के लिए होता है और ये सर्कल वाला सिंबल फीमेल के लिए होता है। अब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें पता नहीं, जैसे कह देते हैं भाई इसके 4 बच्चे हुए थे, एक लड़का ये है, एक लड़का ये है, एक लड़की वो है, और चौथा बच्चा कैसा था हमें पता नहीं कि वो लड़का था कि लड़की थी, कहाँ था, कहाँ चला गया, कई बार गायब हो गया या किसी को उसके बारे में जानकारी नहीं होती। तो यहां अननोन के लिए हम ऐसा सिंबल बना देते हैं, अननोन। अननोन का मतलब इंटरसेक्स नहीं है, ध्यान दें, इट इज नॉट ए सिंबल ऑफ इंटरसेक्स, इट इज सिंबल ऑफ अननोन सेक्स। इट मे बी मेल और फीमेल बट वी आर नॉट क्लियर अबाउट द सेक्स ऑफ दिस चाइल्ड, तो इसलिए हम इसको अननोन मानते हैं। तो ये हमारा पहला तो सिंबल हुआ। अब कोई ट्रेट अगर किसी में है, हम जिसकी स्टडी कर रहे हैं, मान लो मेल, हम हाइट की स्टडी कर रहे हैं और मेल टाल है, ये टाल मेल है, तो क्या करेंगे, हम इसको कलर कर देंगे, इसके अंदर हम स्टेन कर देंगे। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये टाल है। और अगर ये टाल नहीं है तो हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। ये अगर हमने ब्लैंक छोड़ दिया तो ये टाल नहीं है, इसमें वो ट्रेट नहीं है। और अगर ये हमने कलर कर दिया तो इसमें वो ट्रेट है। ये ट्रेट विद ट्रेट है और यहां ये विदाउट ट्रेट है। कोई भी करेक्टर अगर किसी के अंदर है तो कलर दिखा देंगे, अंदर स्टेनिंग कर देंगे, इसका मतलब ये फीमेल है। अगर इसके अंदर ट्रेट है तो हम इसको कलर दिखा देंगे, और ट्रेट नहीं है तो हम इसको प्लेन दिखा देंगे। ये विदाउट ट्रेट है और ये विद ट्रेट है। तो सबसे पहले तो हमें इनको सिंबल का पता होना चाहिए, मेल कैसे और फीमेल कैसे। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, अगर कपल हैं, इसका मतलब ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, और इनके जो बच्चे पैदा होंगे उनको हम ऐसे दिखाएंगे, ये सिंबल है, इस तरह इनके बच्चे दिखाएंगे। इनके 4 बच्चे हो गए, ये इनके ऑफस्प्रिंग कहलाते हैं, ऑफस्प्रिंग। ठीक है। अब अगर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि रिलेशन में शादी हो जाती है, इस तरह से ये मैरिज बिटवीन रिलेशन, कोई अपने जैसे कुछ कास्ट में मौसी की लड़की, मामा का लड़का, बुआ का लड़का, इनमें रिलेशन हो जाता है, तो इसमें हम डबल लाइन दिखाते हैं जिसमें ये हो जाता है। अच्छा, अब इस तरह से हम जनरेशन दिखा देते हैं। ये मान लो मैं आपको एक छोटा सा चार्ट बना के दिखाता हूं। एक हमारे पास इसका हमें नहीं पता ये कैसा था, मेल है, मेल है और ये भी मेल है, और यहाँ फिर इसकी शादी हुई किसी फीमेल से, और यहाँ फिर इनके 2 बच्चे हुए मान लो, और दोनों लड़कियां हुई। तो ये हमारा एक पेडिग्री चार्ट है, इसको हम कहते हैं पेडिग्री चार्ट। और ये चार्ट जानकारी लेके बनाए जाते हैं। वी कैन टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। हम किसी पड़ोसी से पूछ सकते हैं, किसी बड़े बुजुर्ग से पूछ सकते हैं, जिसको जानकारी उससे पूछ सकते हैं, बुक से, हिस्ट्री से ले सकते हैं जानकारी, फैमिली से ले सकते हैं। एंड दस बाय टेकिंग द इंफॉर्मेशन वी कैन ड्रा ए पेडिग्री चार्ट। तो पेडिग्री चार्ट से हमें पता लग जाता है कि कोई ट्रेट डोमिनेंट है कि रिसेसिव है। कैसे? हाउ कैन वी नो बाय द पेडिग्री चार्ट वेदर ए गिवन ट्रेट इज डोमिनेंट और रिसेसिव? अब पहले हम डोमिनेंट की बात करें। डोमिनेंट ट्रेट, डोमिनेंट ट्रेट वो होती है जो पहली जनरेशन में है किसी को, जैसे इसमें ये कोई ट्रेट है,
और ये ट्रेट नेक्स्ट जनरेशन में भी कईयों को आए, इस जनरेशन में भी आए किसी को, ये ट्रेट यहां भी आ रही है, यहां भी आ रही है, तो ऐसी ट्रेट को हम कहते हैं डोमिनेंट ट्रेट। और फिर आगे इनका अगर क्रॉस हम करें, आगे इनकी नेक्स्ट जनरेशन में भी ये ट्रेट जाएगी। इसमें से यहां भी ये ट्रेट गई है, यहां भी ये ट्रेट गई है, ऐसी ट्रेट को हम कहते हैं डोमिनेंट ट्रेट। डोमिनेंट ट्रेट हर जनरेशन में आपको मिलेगी। इस जनरेशन में पेरेंट्स में भी है, F1 जनरेशन में भी है और F2 जनरेशन में भी है। अगर कोई ट्रेट इस तरह से आती है कि वो हर जनरेशन में कहीं ना कहीं आई है, जिस जनरेशन में है तो उसके अगली जनरेशन में ट्रेट मिलेगी, इनकी जनरेशन में भी है और इनकी फिर इस जनरेशन में भी है, तो ऐसी ट्रेट को हम कहते हैं डोमिनेंट ट्रेट। और अगर कोई ट्रेट इस तरह से मिलती है कि वो यहां इनमें वो ट्रेट नहीं है, लेकिन अगली जनरेशन में अगर हम देखें तो यहां मान लो वो ट्रेट आई है, एक आध में आई कोई बात नहीं, ये ट्रेट है रिसेसिव ट्रेट। रिसेसिव ट्रेट। और यहां एक चीज और है, अगर वो ट्रेट विदाउट स्पेसिफिकेशन बोथ में जाती है, मेल में भी और फीमेल में भी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता मेल है कि फीमेल है, दोनों में जा सकती है, तो इसको हम कहते हैं ऑटोसोमल ट्रेट। ऑटोसोमल। और अगर वो ट्रेट एक पार्टिकुलर सेक्स में जाती है, फीमेल में ज्यादा जाती है या मेल में ज्यादा जाती है, अगर कोई ट्रेट ऐसे जाती है कि मेल या फीमेल में ज्यादा जाती है, किसी एक सेक्स में ज्यादा जाती है, मोर इन वन सेक्स, मेल या फीमेल में से एक में ज्यादा जाती है, उसको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोमल ट्रेट। वो ट्रेट सेक्स क्रोमोसोमल है। ठीक है। अच्छा, अगर कोई ट्रेट इस तरह से जाती है, इधर मेल में है और नेक्स्ट जनरेशन में वो यहां फीमेल में जा रही है, और इस फीमेल से वो फिर अगली जनरेशन में मेल में जा रही है, तो ये ट्रेट कहलाती है सेक्स क्रोमोसोम लिंक्ड ट्रेट। सेक्स क्रोमोसोम लिंक्ड, खाली सेक्स लिंक्ड ट्रेट। तो ये पेडिग्री एनालिसिस में हम अंदाजा लगा लेते हैं इजीली कि विच ट्रेट इज सेक्स लिंक्ड, विच इज ऑटोसोमल लिंक्ड, विच इज सेक्स क्रोमोसोम लिंक्ड, एंड विच इज जेनेटिक एंड विच इज नॉन जेनेटिक। तो ये जो पेडिग्री एनालिसिस है, ये इन सारी चीजों के लिए, सारी बातों के लिए हमें स्टडी किया जाता है। तो पेडिग्री एनालिसिस से हम अंदाजा लगा लेते हैं, इट इज यूज्ड टू नो genetic trait, it is used to know various dominant and recessive trait or sex linked trait। इससे हमें पता लग जाता है कि कोई ट्रेट जेनेटिक है या नॉन जेनेटिक है या सेक्स लिंक्ड है या डोमिनेंट है या रिसेसिव है। दीज आर द डिफरेंट ट्रेट विच वी कैन इजीली नो बाय द मीन ऑफ पेडिग्री एनालिसिस। ये था हमारा पेडिग्री एनालिसिस।
ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझेंगे। फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करेंगे, मुझे बताएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।